हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टॉप 50 टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित टॉपिक नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है संविधान संशोधन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि संविधान संशोधन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं संविधान संशोधन के प्रकार। तो दोस्तों, साधारणतः संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और जो तीसरा है दोस्तों वह है संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमत द्वारा। लेकिन दोस्तों, यदि हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन, तो दोस्तों संविधान के 368 के तहत केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, जिसमें है एक संसद के विशेष बहुमत के माध्यम से, तथा जो दूसरा है वो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के माध्यम से। जो हमारा पहला संविधान संशोधन है, जिसे साधारण बहुमत कहते हैं, वो दोस्तों उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो दोस्तों, यदि आपको कहा जाए कि संविधान में कितने प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, तो केवल 2 ही प्रकार का किया गया है दोस्तों। हमारे संविधान और के अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके। तो इस प्रकार दोस्तों संविधान संशोधन के प्रकार कहा जाए तो अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 है। एक है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति। ये 2 प्रकार के जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में उपस्थित है। जो हमारे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन का प्रावधान है, उसे संविधान के द्वारा वर्णित नहीं किया गया है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे संविधान संशोधन मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं संविधान संशोधन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। तो संविधान में ऐसा कई अनुच्छेद है जिसमें संसद साधारण बहुमत से विधि बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे अनुच्छेद में संशोधन को विशेष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के संशोधन और साधारण विधि में कोई अंतर नहीं होता है। विदित है कि साधारण बहुमत द्वारा संविधान के प्रावधानों को परिवर्तन करने की उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक प्रावधानों में किए गए संशोधन के औपचारिक रूप में संविधान संशोधक नहीं माना जाता। तो दोस्तों, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया गया है, इसलिए इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इसे सामान्य विधि की तरह ही माना जाता है। साधारण बहुमत से आशय संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से है। अर्थात दोस्तों, यदि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्ति यदि कुल 100 लोग हैं, तो केवल 51 लोग की साधारण बहुमत से यदि पारित करा लिए जाए तो इसे साधारण बहुमत कहा जाता है दोस्तों। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसे साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पहला है नए राज्य का प्रवेश, स्थापना या राज्य का गठन या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन। इन सब के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा है दोस्तों नागरिकों का अर्जन या समाप्ति। तीसरा है दोस्तों संसद में गणपूर्ति।
संसद की प्रक्रियाओं में यदि नियम बनाना हो तो हम इसे साधारण बहुमत से बना सकते हैं। यदि हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी या घटानी हो तो हम उसे साधारण बहुमत से घटा या बढ़ा सकते हैं। राज्यों की विधान परिषदों का सृजन करना हो तो भी हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित कोई भी कानून बनाने हो तो दोस्तों हम उसे साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए या परिसीमन आयोग के गठन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, न्यायाधीशों आदि के क्या पेंशन और भत्ते दिए हैं दोस्तों, इनमें परिवर्तन करने के लिए साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है। वैसी बात करें दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए भी हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंधित कोई भी नियम या कानून में बदलाव करने के लिए हमें सामान्य बहुमत के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संसद की विशेष बहुमत। तो दोस्तों संविधान में अधिकांश प्रावधानों का संसद संशोधन जो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। विशेष बहुमत अर्थात दोस्तों प्रत्येक सदन में उपस्थित समस्त सदस्य का बहुमत तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत। यदि दोस्तों सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की संख्या यदि 100 है तो उसके समर्थक में हमें 2/3 बहुमत अर्थात 75 लोगों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि 75 लोगों ने अपनी सहमति दे देगी तो यह विशेष बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाएगा। समस्त सदस्य संख्या से आशय है सदस्यों की उस कुल संख्या से है जिसे मिलाकर उस सदन का गठन हुआ है। फिर चाहे वो किसी कारण से सदन में कुल रिक्त या कुल सदस्य अनुपस्थित क्यों ना हो। यदि हमें समस्त सदस्य की संख्या की बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं कि लोकसभा में 500 है अधिकतम सदस्य और राज्यसभा में 250 है। तो जो 500 में यदि व्यक्ति है उनमें कम से कम 2/3 बहुमत से पास कराना अनिवार्य हो जाता है। उपस्थिति और मतदान करने वाले पद से अभिप्राय उन सदस्यों से हैं जो मतदान के दौरान सदन में उपस्थित भी होते हैं और मतदान भी करते हैं, लेकिन इस बात की कोई सरोकार नहीं होती कि समर्थन में करे या विरोध में। यदि कोई सदस्य सदन में उपस्थित होता है किंतु मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है। तो जैसा कि दोस्तों यदि कोई सदस्य सदन में उपस्थित हो किंतु वो मतदान ना करे तो उसे उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या में गिना नहीं जाता है। यदि किसी विधेयक की विशेष बहुमत संबंधित प्रावधानों की सूक्ष्मता से व्याख्या करें तो लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों की यह व्यवस्था की गई है कि वे विधेयक जिन्हें पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उन्हें विधायी प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में विशेष बहुमत प्राप्त करना होगा। अर्थात दोनों सदन में राज्यसभा और लोकसभा में विशेष बहुमत प्राप्त करना होगा। किंतु ये आदर्श स्थिति है। व्यवहारिक स्थिति ये है कि वर्तमान संसदीय परंपराओं के अनुसार विशेष बहुमत अपेक्षा रखने वाले विधेयक को विधायी प्रक्रिया के चरण के दौरान विशेष बहुमत से पारित नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे विधेयक को वाचन से 3 चरणों के दौरान विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, अन्य चरणों के दौरान नहीं। संविधान में अब आइए दोस्तों कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसे पारित करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो एक है दोस्तों मूल अधिकार। यदि आपको मूल अधिकार कम या ज़्यादा करना हो तो संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यदि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित कोई भी प्रावधान बनाना है तो उसे संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन करके बनाया जा सकता है।
और ऐसे अन्य प्रावधान जो साधारण बहुमत की श्रेणी में आते हैं और न ही आधे राज्यों की अनुसमर्थन वाली श्रेणी में आते हैं। तो ये जो दोनों श्रेणी से बच गए हैं उन्हें संसद के विशेष बहुमत वाली श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थक द्वारा। तो संविधान के ऐसे प्रावधान जो संघीय ढांचे या केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या निर्वाचन से संबंधित है, तो उनमें संशोधन हेतु राज्यों से परामर्श करना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार के संविधान संशोधन की व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। संसद और आधे राज्यों के विधेयक पारित होने के बाद संशोधन से संबंधित औपचारिकता पूरी हो जाती है और राज्यों में विधेयक पारित करवाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो दोस्तों इसमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ता है और राज्य विधानमंडल आधे राज्यों में साधारण बहुमत से पारित करवाना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है राज्यों के जो विधेयक पारित करवाने से संबंधित कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये संविधान संशोधन किया जाता है। तो पहला है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। यदि हम राष्ट्रपति के निर्वाचन या उसकी प्रक्रिया समेत कोई भी प्रावधान करना चाहते हैं तो हम उसे संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल से पारित करवाना अनिवार्य है। उसी प्रकार दोस्तों राज्य की कार्यपालिका में शक्ति का विस्तार करना हो या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय निर्मित करना हो या दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद से संबंधित कोई भी प्रावधान लाना हो तो हमें उसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल से साधारण बहुमत के माध्यम से पारित करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि संघ की न्यायपालिका, राज्यों की उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची की जो तीनों सूचियों में किसी में भी संशोधित करना हो, चाहे वो राज्य सूची हो, केंद्र सूची हो या सम्मति सूची हो, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व हो या स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है उसकी प्रक्रिया को बदलना या बनाना हो तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अब तक हुए गए कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन को एक एक करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा संविधान 1949 को बना और लागू जो हुआ था 26 जून 1950 को। तो दोस्तों 1951 में ही हमें पहला संविधान संशोधन देखने को मिला जिसके तहत अनुच्छेद 19(2) में निर्बंध के 3 नए आधार शामिल किए गए। एक है लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध और अपराध भड़काना। और अनुच्छेद 19(6) में ही राज्य को व्यापार कारोबार में नागरिकों को पूर्णतः अपवर्जित करने तथा पक्ष के एकाधिकार सृजित करने या किसी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की शक्ति दी गई। और संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रवेश किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर सवालों में पूछा जाता है कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची का प्रवेश कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो है पहला संविधान संशोधन। भूमि सुधार जो 9वीं अनुसूची थी दोस्तों क्या है, भूमि सुधार से संबंधित थी, जिसमें संरक्षण में अनुच्छेद 31 का और 31 का को जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो हमारे मूल संविधान थे उसमें केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात कही गई थी। यहाँ पिछड़े वर्गों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो संविधान के पहले
संशोधन में यह बात लिखा गया है कि अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान का अधिकार प्रदान करेगी। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1955। तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया था दोस्तों? तो राज्यों का जो वर्गीकरण था, जैसे भाग क, ख, ग, घ, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों मूलतः संविधान में जो क्या है, हम राज्यों को अलग अलग खंड में बांट दिया गया था, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1955 के तहत उन सबको हटाकर क्या किया गया, 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में की व्यवस्था की गई है। साथ ही दोस्तों इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्याय की व्यवस्था भी की गई थी। और इसमें उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की कार्यकालीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 7वां संविधान संशोधन विशेष रूप से न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों से संबंधित था। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। तो इसके तहत पहली अनुसूची में परिवर्तित करके बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया है। तो जो बेरूबारी की जो क्षेत्र है उसे पाकिस्तान को दे दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। जो हमारा 11वां संविधान संशोधन 1961 है दोस्तों, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे देखते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जगह निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में वर्णित निर्वाचन मंडल पूर्ण नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार यह प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो वैधता को हम अनुच्छेद 54 और 55 में जो वर्णित निर्वाचन मंडल के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। अगला है दोस्तों 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। तो इसमें जो अनुच्छेद 19 के उपखंड 2, 3, 4 को निर्बंध 1 और आधार भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित से जोड़ा गया था। यदि हम बात करें दोस्तों 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 की, तो जो इसमें सिंधी को की एक जो भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और जिससे भाषा जो है पहले 14 थी उसे बढ़कर 15 हो गई। तो याद रखिए दोस्तों, मूल संविधान में केवल 14 भारतीय भाषाओं को जिक्र किया गया था 8वीं अनुसूची में। साथ ही 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी को जोड़कर इसकी संख्या 15 हो गई। यदि हम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की बात करें, तो इसमें जो संसद के मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है कि वो संविधान संशोधन विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति दे। तो दोस्तों ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया था, जो मूल अधिकार सहित संविधान के हम किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी ये बाध्य कर दिया गया है कि वो संविधान संशोधन विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति दे। अगला है दोस्तों 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें संपत्ति के अधिकारों में कटौती कर दिया गया था दोस्तों, और अनुच्छेद 31(2) को प्रतिकार शब्द को राशि शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अनुच्छेद 39 ख और ग के उल्लेखित निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14/1931 के अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो ये दोस्तों बात करते हैं 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971।
इसमें दोस्तों प्रिवी पर्स और पूर्व राजाओं जो शासक के विशेषाधिकारी को समाप्त कर दिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पूर्वी राजाओं के शासक के विशेषाधिकार को कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अगला है दोस्तों 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसमें अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा के निर्णय योग्य बना दिया। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है उसे न्यायिक समीक्षा के से बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक जो होते हैं वो जो अध्यादेश पारित करते हैं उसे न्याय के समक्ष योग्य बना दिया गया। किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के तहत? और 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 39वां संविधान संशोधन 1975। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को हम न्यायालय के में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावित किया गया था? तो वो था 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूट या मिनी कॉन्स्टिट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो दोस्तों इसमें संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया था। इसमें संविधान के भाग 4 क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, क्योंकि दोस्तों पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके भाग 17 क के अंतर्गत प्रशासकीय अधिकरणों तथा अन्य विषयों के प्रावधानों की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट को सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया। संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया था। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जो संवैधानिक संशोधन को की प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीट को जो संख्या थी उसे वर्ष 2071 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक के निश्चित कर दिया गया था। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का जो संख्या है वो जनगणना 1971 के आधार पर दिया गया था, जिसे संशोधन करके इसे 2001 तक प्रभावी बनाया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा एवं रिट क्षेत्राधिकार में कटौती कर दी गई। राज्य नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन के लिए बनाई गई विधियों को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि ये मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों यदि हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात करें जाए तो उसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा का कार्यकाल को 1 वर्ष में बढ़ा दिया गया था, अर्थात दोस्तों 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो यदि आपको पूछा जाए कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा का कार्यकाल कौन से संविधान संशोधन के तहत 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाधान हेतु विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि इस प्रकार की विधि मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया।
केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानूनी और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों को भेजने की शक्ति प्रदान की गई। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं 1976 में आपातकाल के दौरान ही लाया गया था, इसलिए इसमें केंद्र सरकार को राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बल भेजने की भी शक्ति प्रदान की गई। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजन की व्यवस्था किया गया। संसद एवं राज्य विधान सभाओं की गण पूर्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। नीति निर्देशक तत्वों के 3 जोड़े गए सामान्य न्याय, निःशुल्क विधि सहायता, उद्योग प्रबंधन के कर्मचारी की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण, आवर्धन, वन्य जीवों का संरक्षण। 5 विशिष्ट को राज्य सूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। तो दोस्तों जो 5 प्रवृत्ति सूची थे जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था वह थे शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन। जो पहले राज्य सूची में थी इसे पुनः समवर्ती सूची में लाया गया। संसद के विशेषाधिकार के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार संसद को प्रदान किया गया। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर पढ़िएगा और याद भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 43वां संविधान संशोधन 1977। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा रीट न्याय क्षेत्रों को अधिकारिता को बहाल किया गया तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया। अर्थात दोस्तों जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में जो संसद को विधि बनाने की जो शक्ति थी उसे इस प्रावधान के तहत हटा दिया गया। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की, जो है 44वां संविधान संशोधन है, जिसे अटल बिहारी सरकार के कार्यकाल में लाया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन में जो प्रावधान किए गए थे उसको उलट करने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया। तो आइए दोस्तों इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हम देखते हैं एक एक करके। पहला था दोस्तों जो लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल जिसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संसद और राज्य विधानसभाओं की गण पूर्ति को पुनः अनिवार्य कर दिया गया था, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में इसे गण पूर्ति को हटा दिया गया था, अनिवार्यता को इसे पुनः अनिवार्य बना दिया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधि अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधि अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि अनुच्छेद 352 में संशोधन करने का यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय जो आपातकाल की घोषणा है उनके 3 कारण की बात कही गई है। उनमें से एक था आंतरिक अशांति, तो उसी आंतरिक अशांति के स्थान को अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत जो अनुच्छेद 20 और 21 जो है व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार है वो आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिया गया था, जिसे पुनः 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जो आपातकाल के दौरान जो है व्यक्ति के अनुच्छेद 20 और 21 के जो अधिकार है वो आपातकाल के दौरान भी रहेंगे। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये प्रावधान जोड़ा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे यदि वो आपातकाल की घोषणा करते हैं तो कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट के फैसलों को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकेगा, किंतु पुनर्विचार के बाद उसे अनुमति देना बाध्यकारी है। इससे पहले दोस्तों
राष्ट्रपति को कैबिनेट के फैसले को पुनः विचार के लौटाने का अधिकार नहीं था, किंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें एक बार पुनः विचार करने के लिए लौटाने की अनुमति दी गई है। किंतु यदि पुनः उस विचार को वापस भेजा जाता है तो उन्हें अनुमति प्रदान करना बाध्यकारी होगा। संसदीय विषय से देखा के प्रावधानों में हाउस ऑफ कॉमन्स शब्द को हटा दिया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्रों के प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि यदि जो संसद या राज्य जो विधानमंडल की जो कार्यवाही की जो रिपोर्ट होती है उसे जो है समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का जो संवैधानिक अधिकार दिया गया था वो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसमें 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा जो हमें 10वीं अनुसूची है संविधान में उसमें 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत शामिल किया गया। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों दल बदल से संबंधित है, ये बात आपको पता ही होंगे। जो 61वां संविधान संशोधन दोस्तों भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें दोस्तों तो इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। क्योंकि पहले 15 थी, अब 3 और मिल गए तो अब कितने होगा दोस्तों 18। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 की बात करें तो दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषय सूची की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि पंचायतों को संवैधानिक स्थिति कौन से संविधान संशोधन के तहत प्रदान की गई थी तो है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1952। साथ ही साथ 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें दोस्तों तो इसमें शहरी निकायों की संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। अर्थात दोस्तों संविधान के भाग 9 क में जोड़ा गया जिसे नगर पालिका नाम दिया गया। साथ ही 12वीं अनुसूची के 18 विषयों की व्यवस्था भी की गई थी। अब अगला है दोस्तों 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। अनुच्छेद 16(4) क शामिल करके अनुच्छेद 16 में ये बात राज्य को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने में वर्जित नहीं करेगी। अर्थात दोस्तों जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण संबंधित प्रावधान किया गया। अगला है दोस्तों 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख शामिल किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 को किसी भी व्यवस्था के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष के जितने आरक्षित सरकारी पदों में रिक्त हैं यदि वे पद उस वर्ष नहीं भरे जाते तो उस आगामी वर्ष या वर्षों में होने वाली नियुक्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे एक पृथक श्रेणी माना जाएगा। जिसका अर्थ है कि भविष्य में होने वाली नियुक्ति की कुल पदों में 50% आरक्षण पदों के निर्धारित हेतु पिछले वर्षों के रिक्त रह गए पदों को शामिल नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों इस संविधान संशोधन के माध्यम से उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया जिसके तहत होने वाली नियुक्तियों की 50% आरक्षण पदों को निर्धारण हेतु विकलांग रिक्तियों का प्रयोग किया जाता था। अगला है दोस्तों 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को होने वाली किसी भी परीक्षा के अंकों की योग्यता की सूची का प्रावधान किया गया। अगला है दोस्तों 84वां संविधान संशोधन। संसद और राज्य विधानमंडलों की सीटों के पुनर्निर्धारण को 2026 तक प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला है दोस्तों 85 संविधान संशोधन अधिनियम 2001। सार्वजनिक नौकरी के पदोन्नति के लिए परिणामी ज्येष्ठता को भूदलक्षी के रूप में जून 1995 को प्रभावित। अर्थात दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यदि नौकरी में पदोन्नति के लिए जो
उम्र में बड़े होते या योग्य होते उन्हें भूलक्षित या प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका प्रावधान 85वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। अगला है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 क के अनुसार 6 से 14 साल तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, साथ ही साथ 6 से 14 साल की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान का कर्तव्य प्रावधान का जो किया गया है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से किया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 के विषय परिवर्तन किए गए, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक के संरक्षण को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें अब कुल अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो दोस्तों पहले 14 थी, फिर एक सिंधी भाषा जोड़कर 15 की गई, उसके बाद 3 और भाषा जोड़ के इसे 18 करा गया, अब फिर 4 भाषा जोड़कर इसे 22 कर दिया गया। अब 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। अनुच्छेद 15 के जो उपखंड 4 और अनुच्छेद 16 के उपखंड 5 को जोड़कर शिक्षक संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों यदि आपको बात कहा जाए कि ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया गया, तो है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। अगला है दोस्तों 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006। इस संशोधन के तहत बिहार के जनजाति मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। इसी प्रावधान को झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है दोस्तों 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसे सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संविधान में 3 परिवर्तन किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। सहकारी समिति को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया और सहकारी समिति के नाम पर एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, सहकारी समिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान जो किए गए थे वो थे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत। अगला है दोस्तों 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012। इसमें अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अगला है दोस्तों 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढांचे की मानते हुए अमान्य घोषित कर दिया। अगला है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। तो ये दोस्तों ये तब भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भागों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें प्रथम थे अनुसूची के 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान को संशोधित किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से है। और जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है वो आर्थिक लोगों से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 15 और 16 खंड 5, 15, 6 और 16(6) शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। यदि हम बात करें दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 की, तो अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षणों को समयावधि को 25 जून 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की सीट से संबंधित जो संख्याएं हैं उसे प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ा दिया गया था। स्टार्टिंग में 1950 में 10 वर्ष के रखा गया था, जिसे प्रत्येक 10 वर्ष बाद उसे बढ़ा दिया जाता था। तो इसी संबंध में इसे 10 वर्ष के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ इसने जो आंग्ल भारतीय जो होते हैं दोस्तों, उनमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो उसकी 2 सीटें थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आइए दोस्तों अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हम कितने सही और कितने गलत हैं। तो आइए दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत के संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। पहला है दोस्तों, संविधान एक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए। ऑप्शन सी, किसी संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन कराए जाने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति किसी भी संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हमारा तीसरा कथन है वो असत्य हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों संविधान संशोधन जो विशेष बहुमत होते हैं उनके लिए हमें आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाता है। और जो हमारे बाकी जो 3 कथन है वो सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर से आपको गलत कथन बताने हैं दोस्तों। आपके ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऑप्शन बी, विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित करना अनिवार्य आवश्यक है। ऑप्शन सी, विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हमारा पहला कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि जो संयुक्त बैठक का प्रावधान लोकसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है, इसलिए पहला कथन असत्य हो जाता है। और जो बाकी तीनों कथन हैं दोस्तों वो बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता होती है। दूसरा, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी या फिर वह सहमति अपने पास संरक्षित रख सकती है, किंतु वह विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकती। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक कर दो। ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पहला कथन सत्य हो जाता है। दूसरा कथन जो है सत्य है दोस्तों, लेकिन तीसरा जो है वो असत्य हो जाता है, क्योंकि उसे पुनः विचार के लिए संसद भेज सकती है। संसद पुनः विचार के लिए जो क्या है राष्ट्रपति उसे नहीं भेज सकती, क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह एक दिया गया, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान संशोधन हेतु प्रस्तुत किए निजी विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पूर्वानुमति आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद में नहीं। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए अनुच्छेद 368 के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात हमारे तीनों के तीनों कथन असत्य है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों संविधान संशोधन के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, उसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पहले भी किसी भी सदन में प्रवेश किया जा सकता है। उसी तरह बात करें दोस्तों दूसरे कथन की, तो जो संविधान संशोधन विधेयक को हम विधानसभा या विधान परिषद से कोई संबंधित नहीं होता, इसे केवल लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो हमारा तीसरा कथन है कि उन्हें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो दोस्तों तो संविधान संबंधित ऐसा कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, अर्थात तीनों के तीनों कथन असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 34वां संविधान संशोधन। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया था। साथ ही इसमें 2 और शब्द भी जोड़े गए थे। इसे आपको कमेंट में बताना है कि और कौन से 2 शब्द है जिसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल परिवर्तन किए गए थे। हमको बताना है जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला, इसके द्वारा लोकसभा की सीट की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। आपके ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रावधान जो थे वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति देना अनिवार्य है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात हमारे तीनों के तीनों कथन सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ दोस्तों संविधान संशोधन दिए गए हैं, दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं। आपको जोड़ी मिला के बताना है दोस्तों। ये दिया गया है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। उसके सामने दिया गया दोस्तों पहला, मतदान आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। दूसरा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दूसरा दिया विषय में जो शिक्षा का अधिकार। 61वां संविधान संशोधन 1988। तीसरा दिया पंचायती राज। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2022। उसमें दिया दल बदल के आधार पर योग्यता। तो आपको सही जोड़ी मिलान करना है दोस्तों। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो पहला होगा 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा दल बदल से संबंधित है। जो हमारा बी है 73वां संविधान संशोधन वो पंचायती राज्य से है। 61वां संविधान संशोधन जो है वो आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और जो 46वां संविधान संशोधन है दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से उपबंध साधारण बहुमत से परिवर्तित नहीं किए जा सकते। आपके ऑप्शन है विधान परिषदों का सृजन एवं उत्साधन, संघ राज्य क्षेत्रों की मंत्री परिषद का सृजन, संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित करना, और चौथा या डी है संघ राज्यों की भी शक्तियों की का वितरण। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें
दे दिए होंगे। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो संघ और राज्यों की जो विधायी शक्तियों का जो वितरण है वो उसे संविधान के विशेष बहुमत के द्वारा ही किए जा सकते हैं। इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र या राष्ट्रीय आपातकाल के क्रियान्वयन को सीमित करने के लिए सक्षम होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962 या ऑप्शन डी 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल को सीमित करने के में सक्षम होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सही जोड़ी मिलाव से संबंधित सवाल है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में दिया गया दोस्तों ए न्यायिक पुनर्निरीक्षक शक्ति का परिसीमन, बी दिया है शक्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, सी दिया है मानव अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष और उद्देशिका के पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना। सूची 2 में दिया गया पहला 61वां संविधान संशोधन, दूसरा 42वां, तीसरा 38वां और चौथा 44वां संशोधन। आपको जोड़ी मिला के बताना है कि कौन से कथन सही है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों एक जो हो जाए न्यायिक पुनर्निरीक्षक शक्ति का परिसीमन 38वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को हटाया जाना 44वां संविधान संशोधन, और जो मत अधिकार की जो आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष करना 61वां संविधान संशोधन, और जो उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।